जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जिस तरीके से आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का स्पेशल जेई के वैकेंसी के लिए अब आपको तैयार होना है, और इसके अलावे भी एसएससी जेई का भी वैकेंसी आपका कैलेंडर में दे दिया है कि 12 अगस्त से वो आपका फॉर्म भराया जाने लगेगा। इसके बारे में हम ये एक चीज़ बता देना चाहते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में कि 2018 में इससे पहले वैकेंसी आई थी और ये 2022 है, 4 साल का बीच में गैप है। और इससे पहले भी एक बार इसका टेंडर को आउट किया गया था, टेंडर डाला गया था कि एजेंसी के चयन को लेकर के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन उस समय एक ही एजेंसी अप्लाई की थी और रूल गवर्नमेंट का यह है कि मिनिमम 3 एजेंसी अप्लाई करेगी, उसके बाद ही टेंडर किसी ना किसी एक को तुलनात्मक रूप से दिया जाएगा। तो इस लेकर के उस बार नहीं हो पाई, लेकिन अब 30 जून को दोबारा से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के जेई पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना है उसके लिए टेंडर दिया गया है और अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका टेंडर क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कि नवंबर में इसका एग्जाम हो जाना है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी सितंबर तक उम्मीद है कि वैकेंसी इसकी आ सकती है, उसके 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगी। पिछले 3 बार से लगातार ये चीज देखा जा रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल से जो डिप्लोमा पास बच्चे हैं वो इस जेई पोस्ट को भरेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। और इसके अलावा अभी जस्ट इसी मोमेंट में आपका 12 अगस्त से एसएससी जेई का भी फॉर्म भराया जाने लगेगा। और एसएससी जेई के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो पिछले साल इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, उसके पिछले साल आई थी, यानी कि 2 साल गैप के बाद ये वैकेंसी आई है और 4 साल गैप के बाद ये वैकेंसी आ रही है पावर होल्डिंग का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों का एग्जाम आपका नवंबर में पड़ रहा है। और सिमिलर चीज दोनों में ये है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो सिलेबस है और एसएससी जेई का जो सिलेबस है, तो एसएससी जेई का पूरा सिलेबस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सिलेबस में समा जाएगी, यानी कि उसके अंदर में आएगी। और कुछ एसएससी जेई के वैकेंसी से परे कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको कि बिहार एसएससी पावर होल्डिंग लिमिटेड वाले को एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसलिए एसएससी जेई वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी दोनों वैकेंसी के बारे में आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, जो इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी है प्लेटफॉर्म के, और बहुत ही बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि इनका एक डेमो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा तो आपको डिसीजन लेने में और भी आसानी हो जाएगी। तो सर के द्वारा एक बैच भी आ रहा है जिसमें कि सर ब्रांच पेपर पढ़ाएंगे, और इसका जो नॉन टेक सेक्शन है, नॉन टेक सेक्शन का भी अलग से बैच आएगा, इसी में दोनों का कंबाइंड रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस दोनों वैकेंसी का डिटेल क्या है, कि मतलब कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कितने चरण में होना है, किस किस तरीके से होना है। कुल मिलाकर के 17 इसका अलग अलग 17 भाग में इसको बांट करके इसमें हम अपलोड किए हुए हैं। थोड़ा लंबा ये जरूर हो सकता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को इस बार एग्जाम देना है, डिप्लोमा पास इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट है, लास्ट तक देखेंगे तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट, यानी कि सारी की सारी सारा का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो हम चाहते हैं इंजीनियर आशीष सर इसके बारे में डिटेल चर्चा करें, पूरा डिटेल इसके बारे में आपको बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर अभी चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से ये बात सही है साथियों कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टेंडर दोबारा से आउट हुआ है और पिछले टेंडर की जो दिक्कतें रही थी उसको सुधार करते हुए आइए हम जरा बात करते हैं। क्योंकि जब हमारे इतने सारा सब स्टेशन का निर्माण हमारे राज्य में हुआ है, चाहे वो सुपर सब स्टेशन हो या पावर सब स्टेशन हो या फिर जीएसएस हो, जनरल सब स्टेशन हो, इन सारे में जब हमारे आईटीआई के साथियों के लिए वैकेंसी निश्चित रूप से आने की संभावना है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि हमारे जेई के लिए भी निश्चित सीटें रहनी है। अब कितनी सीटें रहनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में विश्लेषण तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो प्रायः नॉर्म्स रहा है बीएसपीएसएल के एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसके आधार पर अगर गंभीरता से समझे तो समय बहुत कम मिलता है और कम समय में हमारी तैयारी को लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो अगर आप श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज से लगना होगा, अभी से लगना होगा। और एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि 2 साल बाद फिर से एसएससी जेई आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपके बीच पहुंचूंगा तो अगले वीडियो में हम एसएससी जेई के पूरे एग्जाम पैटर्न और पूरी कट ऑफ के साथ साथ सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज हम बीएसपीएससीएल के जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने टेंडर का ये
नोटिस रहा, जो नोटिस आपकी आई है और उसी के आधार पर हम आपके बीच इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं साथियों। तो ये देखिए, ई प्रोक्योरमेंट मोड में आपकी www.eprocbihar.gov.in ये जो वेबसाइट होती है, इसी वेबसाइट पर साथियों पूरी की पूरी टेंडर की सारी डिटेल वहां पे डाली जाती है। आप देख रहे हैं स्पष्ट लिखा है, बीड फॉर हायरिंग ऑफ एचआर एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट एंड इट्स सब्सिडरीज कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में या बीएसपीएससीएल में ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट हेतु एजेंसी, एचआर एजेंसी, ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी को हायर किया जाना है, उसके लिए टेंडर निकली है साथियों। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेरी रोड, पटना। ठीक है, तो साथियों ये देखिए 2 अगस्त तक इसका क्लियरिफिकेशन होना है, फाइनल होना है। ठीक है, बिडिंग आपका 13 जुलाई से स्टार्ट है और जो भी आपकी टेक्निकल ओपनिंग होगी वो सब 2/8 को ही होगी और टोटल 1,47,00,000 का इसमें बजट है साथियों। एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस पूरे सेशन का। तो इतनी सारी ह्यूज कॉस्टिंग अगर आ रही है तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये सारी कॉस्टिंग आपके वैकेंसी के लिए ही संबंधित है। इंटरनल वैकेंसी का तो आप लोग जानते ही हैं, रेगुलर उसकी सूचना आपको मिलती रहती है। उसकी वैकेंसी के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है साथ, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए साथियों बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए हम जरा देखते हैं इस बीड का जो पहला पन्ना है उसमें क्या लिखा गया है। यहां भी स्पष्ट मेंशन है, टेंडर इज हायरिंग फॉर एचआर एजेंसी for recruitment on various post through online and offline test for BSPSCL। अब यहां पे आ गया सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो हमारे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन को हमने कई भागों में डिवाइड किया। तो BSPSCL जो है साथियों, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करती है। फिर आपका बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो पावर ट्रांसमिशन को देखती है। फिर आपका जनरेशन से संबंधित एक अलग कंपनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कई रीजन में इसको चेंज किया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जहां से इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन की बात होती है, उसके ट्रांसमिशन की बात होती है, उसके सप्लाई सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए तब अलग अलग हिस्सों में जो वैकेंसी की संभावना है वो है। तो बहुत बार ये बातें रहती है कि नंबर्स ऑफ वैकेंसी क्या है, तो नंबर्स ऑफ वैकेंसी बता पाना फिलहाल संभव नहीं है साथियों, बट ये आप मानकर चलिए कि 300 प्लस तो जरूर संभावना बनती है कि जेई की वैकेंसी रहनी चाहिए। अब सिविल की वैकेंसी थोड़ी बहुत निश्चित रूप से होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। मुख्य रूप से अगर समझे तो इलेक्ट्रिकल मेजर रहेगा और सिविल की थोड़ी सीटें जरूर हो सकती हैं, जैसा प्रीवियस सेशन में हुआ था। मैकेनिकल के निश्चित रूप से सीटें ना के बराबर होंगी साथियों। आइए जरा देखते हैं इस वैकेंसी के लिए हमारे कौन से साथी योग्य हैं। साथियों, JEE की बहाली, दैट मीन्स जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहां पर? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राज्य अपना हो, विभाग अपना हो और काम हमें अपने ही राज्य में करना हो, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है साहब। आइए जरा देखते हैं हमारी क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। आपको फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और ये संस्थान निश्चित रूप से AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहां से ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथियों, हमेशा याद रखेंगे, जो अपीयरिंग कैंडिडेट है विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। दैट मीन्स हमारे फाइनल ईयर के छात्र जिनकी रिजल्ट नहीं आई है वो योग्य नहीं है। लेकिन इस बार जो हमारे फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर के छात्र अभी अभी 4 तारीख को एग्जाम देकर निकल रहे हैं अपने 6 सेमेस्टर का, उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस हिसाब से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, अनुमान ऐसा है कि सितंबर तक आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और हमारे सभी साथियों, आप आश्वस्त हो जाइए, फाइनल सेमेस्टर वाले, फाइनल ईयर वाले डिप्लोमा के मित्र, कि इस वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले आपके सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इसीलिए आप भी योग्य हैं। ठीक है, इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आप अभी से लग जाइए, समय को बर्बाद ना करिए। साथियों, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, लैटरल एंट्री से जो डिप्लोमा के लिए हमारे साथी आते हैं और 2 ईयर की डिप्लोमा होती है उनकी, वो भी यहां पर योग्य होते हैं। आप कंफर्म हो जाइए, जो भी साथी 2 ईयर डिप्लोमा करते हैं वो यहां पर योग्य होते हैं। अब ये लैटरल वाले अगर ITI प्लस
लीड से आए हैं तब भी योग्य हैं, अगर 10+2 इंटरमीडिएट करने के बाद तब लेटरल एंट्री से वो आए हैं तो वो भी योग्य हैं। तो चाहे आपका ITI लेटरल प्लस लेटरल एंट्री डिप्लोमा है तो वो भी छात्र फॉर्म भरेंगे, या फिर आपका 10+2 प्लस लेटरल एंट्री 2 इयर्स का डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका AICTE से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है तो आप यहाँ पर योग्य हैं और निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरेंगे और आपको एग्जाम में बैठना है साथियों। तो ये हमारी मुख्य रूप से सूचना है। अब एक छोटी बात आपको बता देते हैं, हमारे कई मित्र हमसे पूछते हैं सर मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, क्या मुझे फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से साथियों कंफर्म हो जाइए, जिन्होंने भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से अप्रेंटिसशिप किया है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है, या NTA के माध्यम से जो यहां पर ट्रेनिंग के रूप में 1 साल काम किए हैं, उन सभी लोगों को नोटिफिकेशन आने पे कंफर्मेशन मिलेगा, आपको निश्चित रूप से वेटेज दिया जाएगा, आपको प्रीफर किया जाएगा और यह आपके लिए बहुत उचित होगा। ठीक है साथियों, तो उसका आपको फायदा मिलता है। साथियों इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय कम है और जैसा सर भी चर्चा कर गए थे, मैं SSC JEE पर आपके बीच एक नई वीडियो फिर से बनाऊंगा, उसके पूरे सिलेबस और कट ऑफ के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो साहब हमने क्या किया है, SSC JEE और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन JEE के लिए हम एक नया टारगेट बैच लेकर आए हैं और ये टारगेट बैच आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन के लिए यहां मेंशन है द प्लेटफॉर्म ऐप, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर भी इसकी लिंक दी गई है, उससे भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। और ऑफलाइन में तो आपको पता ही है, द प्लेटफॉर्म मुसल्लपुर हाट पटना। ठीक है साथियों, तो ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी और ये 3 से 4 महीने, दैट मीन्स अगर आपकी नवंबर में एग्जामिनेशन फाइनल होती है तो आपको निश्चित रूप से अक्टूबर में ये सिलेबस अक्टूबर होते होते कंप्लीट कर दी जाएगी। साथियों इस बार हमने टेक्निकल के साथ नॉन टेक को भी कंसीडर किया है और टेक्निकल की और नॉन टेक दोनों की क्लासेस आपकी 3 PM टू 7 PM अरेंज होगी, 3 बजे से लेकर 7 बजे शाम के बीच में अरेंज होंगी। ठीक है साथियों, और यहां पे ध्यान दीजिए, आपको एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ऑनलाइन वाले को सॉफ्ट कॉपी में और फिर हमारे ऑनलाइन वाले साथी हार्ड कॉपी में इस मटेरियल को प्राप्त करेंगे और टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होगी। निश्चित रूप से ये वही पैटर्न होगा जिसपे बिहार JEE या फिर SSC JEE आपसे जितने प्रश्न पूछता है उस हिसाब से हम आपके बीच टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे साथियों। यह टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑफलाइन मोड में निश्चित रूप से होगी और ऑनलाइन मोड में भी इसका संचालन किया जाएगा। आइए जरा देखते हैं कि सबसे बड़ी इच्छा रहती है हमारे युवा साथियों की, इसमें वेतन कितना मिलता है। तो जरा वेतन पर चर्चा कर ले। आपको निश्चित रूप से जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आपको कॉल आता है, ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, कम से कम कितने दिन साहब? 3 साल, यानी 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद तब जाकर के आप पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं साथियों। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड है उस दौरान जो आपको वेतन मिलता है साहब, वो लगभग मान के चलिए मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी वो 25,500 रुपए मिलती है आपको। किस समय? जब आप साहब कहां रहते हैं? प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, तो 25,500 के आसपास सैलरी मिलती है। और इसका पे बैंड है 25,900 से लेकर 48,900 के बीच। दैट मीन्स पीरियड लेवल जब आपका फाइनल हो जाता है और आप प्रोबेशन पीरियड को पार कर जाते हैं, देन 47,600 एंड अदर अलाउंसेस आपकी जुड़ जाती हैं। तो सैलरी बहुत हैंडसम है साथियों, ऐसा नहीं है कि सैलरी आपको निराश करेगी। ठीक है, हाँ, अब आप निराश नहीं होना चाहते हैं तो आपके लिए वक्त अब बहुत कम बचा है साथियों। देखिए आयु सीमा क्या है हमारे लिए, मिनिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 साल है और मैक्सिमम 37 है। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए 18 और आपकी मैक्सिमम 42, ST के लिए भी 18 और मैक्सिमम 42, EBC कैंडिडेट के लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम साहब 40, और आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैक्सिमम मिनिमम 18 और मैक्सिमम है आपका 40। फीमेल के लिए साथियों आपकी क्या है? 18 और आपका 40 ईयर्स क्या है? फीमेल के लिए है। और रिजर्वेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार के नियमानुसार आपको आरक्षण की सुविधाएं मिलती है साथियों। और आप ध्यान रख लीजिए, वुमेन्स कैंडिडेट का गर्ल्स कैंडिडेट का साथियों निश्चित रूप से 35% सीटें टोटल सीटों में क्या होती हैं? रिजर्व होती हैं। सपोज कर लीजिए अगर 300 सीट आती है तो 300 का 35% आप कंफर्म हो जाइए साहब क्या होगा? गर्ल्स के लिए सीटें होंगी।
ठीक है, निश्चित रूप से, यानी 105 सीटें यहां पर क्या है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व होंगी। अब उन गर्ल्स कैंडिडेट में भी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उस हिसाब से उनका एडजस्टमेंट होता रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा आने वाली परिस्थितियों पर। चलिए हम आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका जनरल नॉलेज ये कितना महत्व रखता है और क्या भूमिका इसकी होती है, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो आप ये कंफर्म हो जाइए साथियों, जनरल नॉलेज यहां पर भी आपको 10th लेवल का होता है और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मार्क्स भी कितना होता है? 10 मार्क्स होता है साथियों। यहां पर आपको प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स से, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों से कंसीडर करके प्रश्न होते हैं। इंडियन हिस्ट्री से होता है, इंडियन ज्योग्राफी से होता है, इंडियन पॉलिटी से होता है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है। ठीक है, हम आपके बीच दोबारा से जब एसएससी जेईई की वीडियो के साथ आएंगे तो हम आपको बुक भी बताएंगे कि जीके के लिए या फिर बाकी रीजनिंग वगैरह के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें आपको सजेस्ट करेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये भी 10th लेवल का है और इससे भी कितने मार्क्स होते हैं? 10 मार्क्स होते हैं और 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स साथियों। ठीक है, अब ये क्या है आपकी एनालॉजीज, फिर आपकी क्या है सिमिलरिटीज, यहां से क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज, देन आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये 6 टॉपिक से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे आपका है जनरल इंग्लिश। साथियों यहां से 5 क्वेश्चन होता है और मार्क्स आपकी क्या होती है? 5 मार्क्स होती है। हाउ मच? 5 मार्क्स होती है। बड़ा मजेदार टॉपिक है यहां पर, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, उसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस और फिर आपका पैसेज कंप्रीहेंशन। यहां से आपको 5 प्रश्न होते हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं। जनरल हिंदी जो है, सामान्य हिंदी, ये आपने 10वीं में जो पढ़ी है बस उसी का पोर्शन होता है साहब। यहां पर देखिए ग्रामर, व्याकरण से प्रश्न होंगे, वोकैबुलरी शब्दकोश से प्रश्न होंगे, कंप्रीहेंशन से हो सकते हैं, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, देन आपका एरर डिटेक्शन, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द और देन आपका फ्रेजेस एंड मुहावरे। ठीक है, ये सारे प्रश्न होंगे और साहब इससे भी कितना? 10 क्वेश्चन होगा आपकी हिंदी से और टोटल मार्क्स कितने? 10। तो अभी तक जो मैंने बताया है आप यहां फिर से रिवाइज कर लीजिए। हिंदी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। ठीक है, आपका साथियों इंग्लिश 10 क्वेश्चन, कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। सॉरी, इंग्लिश आपका 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स। इंग्लिश कितना? 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ठीक है, फिर जाकर के आप ध्यान दीजिए आपका साहब जीके, हाउ मच क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। ठीक है, टोटल जोड़ लीजिए 35 मार्क्स का जो है और 35 क्वेश्चन आपको यहां से रहते हैं। ठीक है, हिंदी से 10, इंग्लिश से 5, जीके से 10, लॉजिकल रीजनिंग से 10, टोटल 35। अब 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक है, तो इसे भी नजरअंदाज करना आपके लिए उचित नहीं है। हम आपके बीच रीजनिंग की, जीके रीजनिंग की, उसके बाद हिंदी की, इंग्लिश की, इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हम निश्चित रूप से प्रोवाइड करेंगे और जो जीके का पोर्शन है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको हम पूरी मदद देंगे जिससे आपका वो कमांड हो जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कंप्यूटर। तो साथियों आप ध्यान दे दीजिए, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन होते हैं और ये भी कितने मार्क्स के होते हैं? 15 मार्क्स के होते हैं। हाउ मच मार्क्स? इट कंसीडर 15 मार्क्स क्वेश्चन। ओके साथियों, नाउ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपको सीपीयू है, मेमोरी पढ़ना है, हार्ड डिस्क के बारे में जानना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, ये सारे हिस्से से आपको प्रश्न होंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है साथियों, देन आपका बेसिक नॉलेज ऑफ क्या है? एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, फिर एमएस पावर पॉइंट है। उसके बाद आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, आप लोग बहुत इंटरनेट से परिचित हैं, वेब ब्राउजर, देन ईमेल, देन सर्च इंजन, देन वेब सर्वर। ओके, फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, वैन और मॉडेम। साहब एक महत्वपूर्ण बात आपको हम यहां बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में अभी तक बीटेक के छात्रों को अलाउ नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। जब तक हाईकोर्ट का कोई सुटेबल डिसीजन नहीं आता
तब तक इस पर कुछ कहना संभव नहीं है। तो हमारे बीटेक वाले छात्र जो हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी यदि आती है तो वो उसमें योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन एसएससी के माध्यम से जो जेई की वैकेंसी आ रही है, जिसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये 3 कोर ब्रांचेज की वैकेंसी है जो 2 साल बाद आ रही है, उसमें हमारे बीटेक के छात्र भी क्या होते हैं, निश्चित रूप से योग्य होते हैं। ठीक है, तो बीटेक वाले साथी और डिप्लोमा वाले साथी दोनों आराम से एसएससी जेई के लिए तो कंफर्म तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहां पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग जेई के लिए स्पेशली डिप्लोमा के छात्रों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो आइए साहब, यहां पे बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर हमें वायरस एंड मालवेयर फंक्शनिंग पढ़ना है, फिर हमको वार्म के बारे में पढ़ना है, देन इंटरनेट सिक्योरिटी, देन आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी, देन फायरवॉल। ये आपकी पूरे सिलेबस किसके थे, आपके पूरे सिलेबस थे कंप्यूटर के, जिससे आपने समझ लिया साहब कि आपका 15 नंबर कंप्यूटर है, 15 नंबर कंप्यूटर है साथियों। 5 नंबर मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश है। फिर आपका 10 नंबर लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। फिर आपका 10 नंबर जीके है। ठीक है, फिर आपका 10 नंबर क्या है, हिंदी है। हाउ मच, 10 मार्क्स कंसीडर्ड फ्रॉम हिंदी। टोटल कैलकुलेट करने के बाद यू गेट हाउ मच, 15, 30 एंड 20, दैट कंसिस्ट 50 मार्क्स। तो टोटल आपको कितने मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए यहां से। तो इस पोर्शन को नजरअंदाज करना आपके सिलेक्शन से आपकी दूरी बना सकता है। अब आइए हम टेक्निकल की तरफ आते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बात सूचित कर दूं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन हमारे फाइनल ईयर के जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं डिप्लोमा के, वो 5th और 6th सेमेस्टर के वहां के सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न को टच करता है। लेकिन इसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर कंप्लीटली एसएससी जेई के पूरे सिलेबस तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, बाकी थोड़े अलग के सिलेबस भी आपको पढ़ने होते हैं। इस वजह से साथियों ये जो बैचेज हैं ये आपकी कॉमनली कंबाइंड होगी ताकि क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से रहे। साहब इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसे हम नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हैं, यह यहां पर आपको यहां से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जो कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग कैड, यहां से एक आध प्रश्न होता है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जिस पे डबल टिक कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत प्रश्न यहां से हो सकता है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 2, 1 और 2 ये मिलाकर के 2-3 प्रश्न तो जरूर रहते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2, तो आप मशीन 2 और मशीन 1 ये दोनों से आप समझ लीजिए कि 8 से 10 प्रश्न की रहने की संभावना बनती है। ये बहुत मायने रख रहा है सब्जेक्ट। फिर आपका इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल आपकी पावर सिस्टम के अंदर आती है। तो आप यहां पर इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है। तो आपको जनरेशन से 1-2 प्रश्न रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से क्या होगा, ज्यादा प्रश्न रहेगा। तो 7 से 8 प्रश्न आप मानकर चलिए यहां से जरूर रहने की संभावना है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा प्रयोग होता है हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में और फिर आपके सप्लाई सिस्टम में, तो इसका रोल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहां से भी आपको 4-5 प्रश्न तो जरूर रहने की संभावना बनती है साथियों। ठीक है, और स्विच गियर प्रोटेक्शन ये भी आपका पावर सिस्टम का ही हिस्सा है, तो यहां से भी 2 प्रश्न रहने की पूरी संभावना रहती है साथियों। फिर एम्बेडेड सिस्टम, ये इलेक्टिव रहता है, इसके बहुत मायने नहीं है, इसकी जो सब्जेक्ट्स है यहां से 1 प्रश्न रहे तो रहे। फिर आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल, ये टू मच इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 1-2 प्रश्न, 2 प्रश्न तो जरूर रहने की चांसेस है। फिर आपका यूटिलाइजेशन एंड ड्राइव एंड कंट्रोल, तो यूटिलाइजेशन हो गया, ड्राइव और कंट्रोल सिस्टम जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका बेसिक्स यहां से पूछा जाएगा, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो 2-3 क्वेश्चन यहां से भी बन जाएंगे। फिर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट, और फिर ये ड्राइव वगैरह ये सब आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी वाले यूडब्ल्यू के सब्जेक्ट के ही अंदर ये आ जाता है। और फिर आपने बेसिक मैनेजमेंट स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में जो आपका 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है, वहां से शायद एक आध प्रश्न पूछ भी सकता है। तो जनरली यही रहते हैं। तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर जाकर के आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स,
फिर जाकर के आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यही 5 पेपर आपका मेजर पेपर होता है। मैं ऑर्डर वाइज लिख दिया कि आपको अधिकतम प्रश्न नेटवर्क से, फिर आपको पावर सिस्टम से, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर EIM से, और लास्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मत छोड़िएगा, इसका भी यहाँ पे वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ने हैं। अगर आप टेक्निकली 50 नंबर को अचीव करना चाहते हैं, 50 में आप बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको यह निश्चित रूप से काम करना है। अब है कि हमारे दिमाग में जरूर ये चीजें रहती है कि कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है, कितना रहता है। तो साथियों ये कंफर्म हो जाइए कि हमारी जो कट ऑफ है वो पिछले बार जो गई थी 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 86.50 थी आपको मेल के लिए, और फीमेल के लिए साथियों 61.45 रहा था, ठीक है। तो कम नहीं है, ये काफी अच्छा स्कोर है। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे पिछले बैच के जो छात्र चयनित हुए थे उन लोगों का जो स्कोर था 92, 93, 94 के रेंज में चला गया था। तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है साथियों, इसीलिए आपको मेहनत करना तो निश्चित रूप से पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। और जीतो और मेहनत करने के बाद सफलता भी आपके कदम को चूमेगी, इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आइए साथियों, SC के लिए जो गया था 68.83 और फिर आपको फीमेल के लिए 35.08। तो महिलाओं के लिए देख रहे हैं ना आप, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अगर गर्ल्स कैंडिडेट थोड़ा कंसस होकर करती हैं तो उनके चयन की संभावना बहुत अच्छी रहती है। हमारे छात्रों के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी अवसर कम नहीं है। अब ST के लिए कटअप थोड़ा ज़्यादा हो गया 71.60, और फिर यहाँ ST फीमेल का देख लीजिए 54.44। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट यहाँ पे 69.63 हो गया, एंड देन आपकी वुमेन्स में 53.78 हो गया। फिर BC में आपका 57.80 एंड आपका BC में फीमेल में 58.01। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि कट ऑफ को हम कम नहीं कह सकते। ये कट ऑफ जो है ना साहब, ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है, काफी अपर लेवल का कट ऑफ है। तो हमें एकदम लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए CBT 1 जो आपका होता है, जिसमें मैंने सिलेबस पे चर्चा किया था, CBT 1 में मैंने चर्चा किया था लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क, GK आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क, इंग्लिश आपकी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट जिस पे मैंने चर्चा किया वो 50 मार्क्स। तो टोटल साहब 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। टाइम कितना होता है? टाइम आपका 2 घंटा होता है, यानी 120 मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपकी एग्जामिनेशन कैसे होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, यानी ये ऑनलाइन एग्जाम होती है। कैसी एग्जाम होती है? ऑनलाइन एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। और आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, स्कोर के आधार पर फर्दर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वो प्रक्रियाएं जो होंगी उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, 0.25 क्या है? निगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है, यानी आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर 4 गलत उत्तर किया तो आपके क्या होंगे साहब? 1 पूरे नंबर कट जाएंगे। तो आपको मैंने अभी बता दिया साथियों कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में पूछा जा रहा है, निश्चित रूप से वो मेजर सब्जेक्ट आपके SSC JEE में भी पूछा ही जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रही है। हमारी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखी गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, बैकवर्ड के लिए BC के लिए 35%, EBC के लिए 34%, SC ST और फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 32%, ठीक है साहब, 32%। तो ये सारी चीजों को आपने समझा, देखा। और प्रीवियस ईयर में, पिछले सेक्शन में जो एप्लीकेशन फी रही थी साथियों, वह अनरिजर्व OBC EBC और अदर स्टेट के छात्रों के लिए 1500 रही थी। SC ST और नॉन डोमिसाइल ऑफ बिहार जो थे, जो बिहार के रहने वाले नहीं थे, अदर स्टेट के साथी थे, उनके लिए 1500 रुपए फी रही थी। हमारे बिहार के SC ST साथियों के लिए 375 रही थी। दिव्यांग जो हमारे बिहार के हैं 375 रही थी। तो इस वाली वैकेंसी में भी अदर स्टेट के साथी फॉर्म तो निश्चित रूप से भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 5 से 15% की सीटें होती हैं। जनरली ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी जाती हैं
ठीक है। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि आपको स्कोर थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा। आप अपने स्टेट में अगर किसी भी कैटेगरी में हैं तो इस स्टेट के लिए, बिहार के लिए अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट होते हैं साथियों। इस वजह से आप श्योर हो जाइए कि आपको यहां फाइट करनी होगी, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं 2-3 बातें जाते जाते बता दूं कि एक तो सबसे बड़ी बात, फाइनल ईयर के छात्र जो इस बार डिप्लोमा पास कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मौका है, वो इस मौके को चूके नहीं। और हमारे पुराने साथी जो हैं उनके लिए भी बड़ा मौका है। एसएससी जेई 2 साल बाद आ रहा है, उसमें बीटेक के छात्र भी योग्य हैं। बिहार जेई के लिए बीटेक के छात्र योग्य नहीं हैं, इस बात को लेकर कंफर्म हो जाइए। जितनी रिजर्वेशन पॉलिसी है सब स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म से यहाँ पर आती है। और आपका मेजर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड साहब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 6 सब्जेक्ट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके लिए एक अंतिम सूचना दे दूं कि हम अपने यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से 18 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी टाइम 5 PM इसकी टाइम जो है साहब नॉन टेक्निकल के लिए 5 PM टू 7 PM रहनी है। और आपकी टेक्निकल के लिए हमारी टाइम जो है वह 3 PM टू 5 PM के बीच रहनी है। और ये क्लासेस रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे चलेगी और आपकी हो सकती है सैटरडे संडे में भी आपकी क्लासेस चलेंगी। साथ ही साथ साथियों टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी फुल लेंथ टेक्निकल की टेस्ट सीरीज और नॉन टेक के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम अत्यंत शीघ्र ही आपके बीच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और ऑफलाइन के लिए द प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ, मुसल्लफपुर हाट, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से आप सभी आगे बढ़ें, मेहनत करें, सफल हों और जिंदगी के सपने को साकार करें। थैंक यू।